हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी नाउ 6 पर। तो आज से हिंदी टीजीटी पीजीटी की क्लासेस शुरू हो रही हैं। ये क्लास ख़ास तौर पर हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, दूसरी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें हिंदी विषय आता है, उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। साहित्य का इतिहास। सबसे पहला हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा था? गारसादा तासी ने। ठीक है, गारसादा तासी ने सबसे पहला हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में, क्योंकि ये फ्रेंच विद्वान थे। ओके। और पुस्तक का जो नाम था वो नाम क्या दिया? इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई एंदुस्तानी। इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई एंदुस्तानी। यह जो पुस्तक था, पहले बता दूं कि इसमें जो ज़रूरत के जो भी पॉइंट है वही लिखे गए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो काफ़ी सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिख दिया है मैंने, उसके अलावा कुछ बोल कर बता दूंगी। तो आप लोग अगर कॉपी किताब लेकर बैठेंगे तो फिर उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, तो पहला है गारसादा तासी। सबसे पहला जो हिंदी साहित्य का इतिहास था वह इन्होंने लिखा। फ्रेंच विद्वान, फ्रांस के थे। क्या नाम था? गारसादा तासी। किस भाषा में लिखा? फ्रेंच भाषा में लिखा। और अपनी जो पुस्तक का नाम था, इन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा उसका नाम क्या दिया? इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई एंदुस्तानी। इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई एंदुस्तानी। यहाँ पे इस्तवार का इंग्लिश मीनिंग है हिस्ट्री, लिटरेत्यूर है लिटरेचर, ठीक है, एंदुई हिंदवी, एंदुई हिंदवी, और एंदुस्तानी है हिंदुस्तानी। जो एंदुई है, जो हिंदवी हिंदी शब्द है, ठीक है, हिंदवी जो है हिंदी शब्द है, और जो एंदुस्तानी है मतलब हिंदुस्तानी वह उर्दू शब्द है। ठीक है, तो पुस्तक का नाम क्या था? इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई एंदुस्तानी। ओके, यह पुस्तक दो भागों में, मतलब इस पुस्तक के दो संस्करण हुए थे। ठीक है, पहला जो संस्करण था वह दो भागों में विभक्त था। पहला संस्करण दो भागों में विभक्त था। प्रकाशन कब कब हुआ? पहला भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी में, पहला का प्रकाशन 1839 और दूसरा का प्रकाशन 1847 ईस्वी में। यह पुस्तक के दो संस्करण हुए थे। जो पहला संस्करण था वह दो भागों में विभक्त था। पहला जो संस्करण था वह दो भागों में विभक्त था, और जिसमें से पहला भाग का प्रकाशन 1839 में हुआ और दूसरा भाग का प्रकाशन 1847 में हुआ। ठीक है, इसके बाद जो द्वितीय संस्करण है वह तीन भागों में विभक्त था। द्वितीय संस्करण तीन भागों में विभक्त था, जिसका प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1871 ईस्वी में। ठीक है, दो संस्करण हुए थे। पहला संस्करण का दो भाग, दूसरा संस्करण का तीन भाग। ठीक है, पहला संस्करण का दो भाग था, तो प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 और द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847। जो द्वितीय संस्करण था उसका तीन भाग था, और तीनों भाग का प्रकाशन कब? 1871 ईस्वी। ठीक है, अगर कहीं कुछ भी गलत लगे तो प्लीज़ कमेंट में एक बार डाल दीजिएगा, गलती हो सकती है। ठीक है, अगर कहीं कुछ गलत लिखा है या फिर कुछ मैंने गलत बोल दिया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट एक बार कर दीजिएगा। आगे है, इन्होंने हिंदी और उर्दू कवियों का विवरण अंग्रेजी के क्रमानुसार दिया। ठीक है, हिंदी और उर्दू कवियों का जो विवरण दिया अपनी इस पुस्तक में, इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी में, गारसादा तासी ने जिन भी कवियों का चित्रण किया, मतलब वर्णन किया, कैसे किया? अंग्रेजी के क्रमानुसार दिया। जैसे कि आजकल स्कूल में जैसे रोल नंबर कैसे दिया जाता है? अल्फ़ाबेटिकली दिया जाता है, अंग्रेजी के वर्ण क्रम के अनुसार। जैसे जिनका ए से शुरू हो रहा है उनका पहले, फिर बी वालों का बाद में, उसके बाद सी वालों का उनके बाद में, इस तरह। तो इस तरह भी उन्होंने कवियों का काल क्रम का ध्यान नहीं रखा कि कौन पहले आए कौन बाद में आए। बस जिनका नाम ए से शुरू होता तो उसे पहले दिया, जिनका बी से उसके बाद, सी वालों को उसके बाद। ठीक है, ऐसे करके उन्होंने वर्णन किया है। तो इस आधार पे उनकी काफ़ी आलोचना भी हुई है, गारसादा तासी की, इस आधार पे कि उन्होंने काल क्रमानुसार वर्णन नहीं दिया है कवियों का। तो इस आधार पर उनकी आलोचना भी हुई है। और इसके आगे है कि इन्होंने अपने ग्रंथ में जो इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुस्तानी है,
एंदुई हिंदुस्तानी, उसमें कुल कितने कवियों का वर्णन है? 738 कवियों का वर्णन है। कुल 738 कवियों का वर्णन है, जिसमें हिंदी के केवल 72 और शेष उर्दू के कवि है। ठीक है, देखिए हिंदी के कितने कम है, हिंदी के केवल 72। इस आधार पर भी इनकी आलोचना की जा सकती है, की गई भी होगी। और हिंदी के केवल 72 और शेष उर्दू के कवि है। इन्होंने कहा भी कि मैं उर्दू का बहुत बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन हिंदी को भी भाषा या बोली नहीं मानता। ये उर्दू के क्या है? बहुत बड़े पक्षपाती है। शायद यही एक कारण रहा होगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हिंदी के इन्हें कवि इससे अधिक मिले ही नहीं। ठीक है, इन्होंने कहा गारसादा तासी ने कि हिंदी के कवि इनको इससे अधिक मतलब 72 से अधिक मिले ही नहीं, इसलिए इन्होंने 72 कवियों का वर्णन किया। इसके अलावा इन्हें उर्दू में रुचि भी काफ़ी अधिक थी, हिंदी से अधिक, इसलिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप लोग चाहो तो लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप लोगों को जैसा लगे सही। आगे है, तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया? तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया। तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया? एल.एस. वार्ष्णेय ने किया। शॉर्ट में कभी कभी एल.एस. वार्ष्णेय भी लिख दिया जाता है एग्जाम में, इसलिए याद रखना बेहतर है। एल.एस. वार्ष्णेय ने किया, मतलब लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया। वार्ष्णेय ने किया। नाम क्या रखा? हिंदुई साहित्य का इतिहास। क्या रखा? हिंदुई साहित्य का इतिहास। और प्रकाशन कब हुआ? 1952 ईस्वी में। ठीक है, ये जो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने गारसादा तासी के इतिहास का वर्णन मतलब अनुवाद किया, क्या नाम रखा? हिंदुई साहित्य का इतिहास। और प्रकाशन कब हुआ? 1952 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ पे गारसादा तासी का के बारे में समाप्त हुआ। सबसे पहला इतिहास इन्होंने लिखा। फटाफट इसको रिवाइज कर देते हैं एक बार। सबसे पहला इतिहास किसने लिखा? फ्रेंच विद्वान गारसादा तासी ने लिखा, फ्रेंच भाषा में लिखा। क्या नाम रखा? इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। पुस्तक का 2 संस्करण हुआ। पहला जो संस्करण था वह 2 भागों में विभक्त था। प्रकाशन पहला भाग का प्रकाशन 1839 और दूसरा भाग का प्रकाशन 1847। द्वितीय संस्करण 3 भागों में विभक्त था। प्रकाशन 1871। हिंदी और उर्दू के कवियों का विवरण दिया, लेकिन अंग्रेजी के क्रम अनुसार, अंग्रेजी वर्ण क्रम के अनुसार। ग्रंथ में कुल कितने कवि? 738 कवि। हिंदी के 72 और शेष उर्दू के, क्योंकि इनके अनुसार इनको मिले ही नहीं हिंदी के 72 से अधिक कवि। ठीक है, इनकी आलोचना किस आधार पर की गई कि इन्होंने काल क्रमानुसार नहीं लिखा, बल्कि अंग्रेजी के वर्ण क्रम के अनुसार लिखा। इसके अलावा हिंदी के कवियों का भी बहुत ही कम कवियों का वर्णन किया। तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया, अर्थात एल.एस. वार्ष्णेय ने किया। नाम क्या रखा? हिंदुई साहित्य का इतिहास। प्रकाशन कब हुआ? 1952। ठीक है, लगभग इसमें सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर दिए हैं मैंने। ओके, तो अब आते हैं शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर कहा जाता है कि हिंदी भाषा में, इससे पहले जो गारसादा तासी ने लिखा वह फ्रेंच भाषा में लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, लेकिन इसके बाद हिंदी भाषा में पहला महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का जो श्रेय किसे जाता है? शिव सिंह सेंगर को जाता है। शिव सिंह सेंगर को जाता है। लेकिन बुक में पढ़ा है मैंने कि महेश दत्त शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर से पहले ही हिंदी भाषा में एक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। नाम क्या रखा? भाषा काव्य संग्रह। ठीक है, परंतु शायद वह इतने चर्चित नहीं हुए, इसलिए इनको ही मतलब इनके इतिहास को ही हिंदी भाषा में लिखा पहला हिंदी साहित्य का इतिहास माना जाता है। ठीक है, देखा है मैंने ज़्यादातर मतलब जगहों पे कि इनके जो इन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, क्या नाम दिया अपने हिंदी साहित्य का इतिहास? शिव सिंह सरोज। तो ये जो लिखा है, माना जाता है कि इन्होंने ही सबसे पहले हिंदी भाषा में यह हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। ऐसे तो यह काव्य संग्रह भी इसे कहा जाता है, शिव सिंह सरोज को। आगे जानेंगे इसके बारे में। चलिए, प्रकाशन हिंदी भाषा में पहला महत्वपूर्ण इतिहास किसने लिखा? शिव सिंह सेंगर ने। नाम क्या दिया? शिव सिंह सरोज। प्रकाशन कब हुआ? 1883 ईस्वी में। ठीक है, इसमें लगभग इन्होंने एक सहस्त्र मतलब होता है 1000। ठीक है, लगभग 1000 हिंदी कवियों का संग्रह किया और विस्तृत वर्णन दिया। लगभग 1000 हिंदी कवियों का मतलब वर्णन किया है।
लगभग 1 सहस्त्र मतलब 1000। लेकिन अगर एग्जैक्ट पूछे तो क्या बताएंगे, 838 कवियों का वर्णन किया है। ठीक है, 838 कवियों का वर्णन किया है। इसे क्या कहा गया, काव्य संग्रह भी कहा गया। अब शिव सिंह सेंगर के बारे में जानते हैं। ये क्या थे, मतलब पहले कहाँ से रहने वाले थे, उन्नाव के रहने वाले थे। पेशे से इंस्पेक्टर थे। ठीक है, परंतु हिंदी साहित्य में इनकी कुछ खास रुचि थी। ओके, हिंदी साहित्य में इनकी कुछ खास रुचि थी। अलग मतलब हिंदी साहित्य की इतनी सारी अलग अलग पुस्तकें इन्होंने जुटा ली कि इनके मतलब एक तरह का लाइब्रेरी बन गया इनके घर में। और उसी में ये क्या करते थे, रमे रहते थे। इन्होंने देखा कि कहीं भी कोई संकलित प्रयास, मतलब हिंदी साहित्य के कवियों रचनाकारों का कोई संकलित प्रयास एक जगह नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, एकत्रित करना शुरू किया। मतलब अलग अलग रचनाकारों के बारे में, जैसे कि जो भी वो जानते रहे उनको एकत्रित करना एक जगह शुरू किया। उसके बाद इन्होंने ब्रह्मोत्तर नामक एक पुस्तक पाया और उसका अनुवाद किया। ब्रह्मोत्तर नामक एक पुस्तक पाया और उसका अनुवाद किया। इसके अलावा शिव पुराण नामक पुस्तक का भी अनुवाद किया, परंतु इससे कुछ खास सफलता नहीं मिली। इससे कुछ खास सफलता उन्हें नहीं मिली। इसलिए इसके बाद जो उन्होंने संकलित किया था उसे ही, वही काव्य संग्रह को किस नाम से प्रकाशित करवाया, शिव सिंह सरोज नाम से प्रकाशित करवाया। प्रकाशन कब हुआ था, 1883 ईस्वी में। ठीक है, 1883 ईस्वी में। ओके, और इसे ही हिंदी भाषा में लिखा पहला महत्वपूर्ण इतिहास माना जाता है। ठीक है, हिंदी भाषा में लिखा पहला महत्वपूर्ण इतिहास माना जाता है, याद रखिएगा। आगे है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। पहले गारसा दत्तासी, फिर शिव सिंह सेंगर, अब है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इनके द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास मतलब क्रांति ला दिया। ऐसा कहा जाता है कि हिंदी साहित्य जगत में क्रांति ला दी। इनके द्वारा लिखा गया द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक, ये कहाँ के निवासी थे, आयरलैंड के निवासी थे। ठीक है, ICS अधिकारी थे वहाँ पर, इन्हें भारत भेजा गया। हिंदी संस्कृत अर्थात हिंदी साहित्य में इनकी रुचि बनी। ठीक, आयरलैंड के निवासी थे, ICS अधिकारी थे वहाँ पर, भारत इनको भेजा गया। उसके बाद यहाँ आकर उनकी हिंदी साहित्य में कुछ खास रुचि बन गई। ठीक है, उसके बाद 1784 ईस्वी में बंगाल में एक संस्था स्थापित हुआ। 1784 में बंगाल में एक संस्था स्थापित हुआ। नाम क्या रखा गया, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, 1784 में एक संस्था स्थापित होता है बंगाल में। नाम क्या रखा था, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। किसने करवाया था, विलियम जोन्स ने। ठीक है, इस संस्था ने ही एक विशेषांक निकाला। ये जो संस्था था रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने एक विशेषांक निकाला। कब, 1888 ईस्वी में। 1888 ईस्वी में एक विशेषांक निकाला। ठीक है, ये जो है ना, ये पुस्तक ही विशेषांक के रूप में निकली थी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक, यही नाम था उस विशेषांक का। ओके, ग्रंथ का नाम क्या था, इनके ग्रंथ का नाम था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। चूँकि हिंदी साहित्य में इनकी कुछ खास रुचि बन गई थी, तो यहाँ पर बंगाल में जब रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई 1784 में, तो 1888 में इसी संस्था ने एक पत्रिका निकाला। पत्रिका में मतलब एक विशेषांक के रूप में ये निकाला गया। ठीक है, जॉर्ज अब्राहम द्वारा लिखा गया ये ग्रंथ निकाला गया। फिर पहली बार, मतलब माना जाता है कि पहली बार अंग्रेजी भाषा में लिखा गया यह ग्रंथ था। पहली बार अंग्रेजी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, जो काफ़ी प्रसिद्ध रहा। पहली बार अंग्रेजी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास। और कैसे लिखा गया, काल क्रमानुसार लिखा गया। अब तक ऐसा कुछ कालखंड की बात नहीं की गई, परंतु जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखा हुआ काल क्रमानुसार लिखा। ठीक है, जो जिस काल में थे उसी अनुसार उनका वर्णन किया गया। ठीक है, उसी के अनुसार उनका वर्णन किया गया। और जो अपने इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया, 11 कालखंडों में विभाजित किया। पहली बार कालक्रम का विभाजन हुआ। ठीक है, तो पहली बार कालक्रम का विभाजन मतलब कालक्रम अनुसार लिखते कौन है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन लिखते हैं। ठीक है,
और कितने खंडों में विभाजित करते हैं उसे? 11 काल खंडों में विभाजित करते हैं। आगे है पहला काल। जो पहला हम लोगों को 11 जो काल है 11 को याद नहीं करना है, बस पहला और 11वां काल इम्पॉर्टेंट है। पहला और 11वां काल इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला काल का नाम है चारण काल, पहला काल का नाम है चारण काल, और अंतिम काल का नाम है विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ऐसे मैं आप लोगों को 11 ही बता दे रही हूँ पूरा, लेकिन याद रखना है हम लोगों को सिर्फ 2, चारण काल और विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो देखिए पहला जो काल है वह चारण काल, दूसरा 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, तीसरा जायसी की प्रेम कविता, जायसी की प्रेम कविता, चौथा चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, पांचवा मुगल दरबार, छठवां तुलसीदास, सातवां रीति काव्य, आठवां तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, नौवां 18वीं शताब्दी, 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, और 11वां विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, ठीक है। व्यवस्थित तरीके से वर्णन किया। जो ग्रियर्सन थे इन्होंने अपने इतिहास में जिन भी कवियों रचनाकारों का वर्णन किया बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हर किसी का वर्णन किया है। 952 हिंदी कवियों का उल्लेख किया, 952 हिंदी कवियों का उल्लेख किया, ठीक है। कितने कवियों का उल्लेख किया? 952 हिंदी कवियों का उल्लेख किया। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इस पुस्तक का अनुवाद किया। किसने अनुवाद किया इस पुस्तक का? ग्रियर्सन के पुस्तक का अनुवाद किसने किया? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद किया किशोरी लाल गुप्त ने। नाम क्या रखा? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। क्या नाम रखा? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। और प्रकाशन कब हुआ? 1957 ईस्वी में, ठीक है। कहा जाता है कि वास्तविक रूप में ग्रियर्सन का इतिहास ही हिंदी साहित्य का पहला इतिहास माना जाता है। वास्तविक रूप में ग्रियर्सन का इतिहास ही हिंदी साहित्य का पहला इतिहास माना जाता है, ठीक है। आगे है 16वीं से 17वीं शताब्दी का युग, मतलब भक्ति काल के युग को इन्होंने क्या कहा है? हिंदी काव्य का स्वर्ण युग माना है ग्रियर्सन ने। तो भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने माना है? ग्रियर्सन ने, ठीक। अब आते हैं मिश्र बंधु पर। मिश्र बंधु पर मिश्र बंधु को मिश्र सहोदर भी कह सकते हैं और बिहारी बंधु भी कह सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ के निवासी थे? हरदोई के निवासी थे। पहले मिश्र बंधु में कितने लोग? 3 लोग थे। नाम क्या? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। इनका क्रम नहीं पता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसी तरह इनको लिखा जाता है, ठीक है। पहले गणेश बिहारी, फिर श्याम बिहारी, फिर सुखदेव बिहारी, ठीक है। तो क्रम का कुछ अता पता नहीं है, ऐसा मान लिया जाता है कि पहले गणेश बिहारी, फिर श्याम बिहारी, फिर सुखदेव बिहारी, ठीक है। क्या लिखा इन्होंने? इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद। और एक बात कि तीनों मिलकर इन्होंने ये ग्रंथ लिखा है, मतलब तो इनके द्वारा लिखा गया, मतलब इनके द्वारा लिखी गई कविताओं को पृथक करना, मतलब अलग अलग करना बहुत ही मुश्किल है। मतलब कौन कविता किसने लिखा है यह जानना, यह समझना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, इस पुस्तक में। ओके, तो ये 3 भाई थे मिश्र बंधु। नाम क्या क्या? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, ठीक है। काव्य में काफ़ी रुचि थी इनकी। क्या लिखा? मिश्र बंधु विनोद लिखा, ओके। इनका जो पहला पुस्तक है मिश्र बंधु विनोद से पहले क्या पुस्तक, उस पुस्तक का नाम क्या है? हिंदी नवरत्न। पहला पुस्तक है हिंदी नवरत्न। प्रकाशित कब हुआ? 1910 में। हिंदी नवरत्न जो इन्हीं के द्वारा लिखा गया था 1910 में प्रकाशित हुआ। हिंदी नवरत्न को 3 भागों में विभाजित किया गया। हिंदी नवरत्न को, ये मैंने लिखा नहीं है बस बोल रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लो या तो नोट कर लो। हिंदी नवरत्न को 3 भागों में विभाजित किया, वृहत्त्रयी, मध्यत्रयी और लघुत्रयी। वृहत्त्रयी, मध्यत्रयी और लघुत्रयी, ठीक है। हिंदी नवरत्न में क्या है? 9 कवियों का संकलन, इसलिए इसे हिंदी नवरत्न कहा गया, 9 कवियों का संकलन। वृहत्त्रयी में शामिल थे
आगे सुनिए, वृहत त्रयी में शामिल थे तुलसीदास, सूरदास आदि महाकवि देव। मध्य त्रयी में शामिल थे बिहारी, केशवदास, त्रिपाठी बंधु, मतीराम भूषण त्रिपाठी ये इत्यादि। लघु त्रयी में शामिल थे कबीर, चंद्रवरदाई, हरिश्चंद्र। ठीक है, इन्हीं 9 कवियों को मिलाकर हिंदी नवरत्न लिखा गया। हिंदी नवरत्न कितने कवियों का संकलन है? 9 कवियों का। ठीक है, 3 भागों में विभाजित है ये, वृहत त्रयी, मध्य त्रयी और लघु त्रयी। वृहत त्रयी में कौन शामिल थे? तुलसीदास, सूरदास, महाकवि देव। वृहत त्रयी में शामिल थे तुलसीदास, सूरदास, महाकवि देव। मध्य त्रयी में बिहारी, केशवदास, त्रिपाठी बंधु, ठीक है। और लघु त्रयी में शामिल थे कबीर, चंद्रवरदाई, हरिश्चंद्र, ठीक है। इन्हीं 9 कवियों को मिलाकर हिंदी नवरत्न लिखा गया। काफ़ी प्रसिद्धि भी मिली। इसके बाद मिश्र बंधु विनोद आता है। प्रकाशन कब होता है? यह पुस्तक, ये जो मिश्र बंधु विनोद था, यह 4 भागों में विभक्त था। मिश्र बंधु विनोद पुस्तक 4 भागों में विभक्त था। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में होता है। और चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 में होता है। इन्होंने इस ग्रंथ में कितने कवियों का वर्णन किया? 4591, लगभग 5000। ठीक है, लगभग 5000 माना जाता है, लेकिन एग्जैक्ट पूछे तो 4591। बहुत है, बहुत ज़्यादा। 4591 कवियों का वर्णन किया है, वृहद वर्णन किया है, मतलब विस्तृत रूप से वर्णन किया है। इसे महाकाव्य भी कहा गया। मिश्र बंधु विनोद को महाकाव्य भी कहा गया। नामवर सिंह ने इसे क्या कहा है? हिंदी साहित्य का पंचांग कहा है। पंचांग आप लोगों को पता होगा, जो पंडित हैं उन्हें अच्छी तरह से पता होगा। नामवर सिंह ने इसे क्या कहा है? हिंदी साहित्य का पंचांग कहा है। ठीक है। 1913 में ही गीतांजलि, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि भी प्रकाशित होती है। 1913 में ही रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि भी प्रकाशित होती है, परंतु उसे जितनी प्रसिद्धि मिलती है गीतांजलि को, मिश्र बंधु विनोद को उतनी नहीं मिलती है, ना ही कोई पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ तक कि माना गया है कि मिश्र बंधु विनोद गीतांजलि से कहीं अधिक, मतलब कह सकते हैं कि उपयोगी थी, कहीं अधिक अच्छी। ठीक है, ऐसा माना गया है, परंतु फिर भी कोई पुरस्कार नहीं दिया गया। ओके, तो चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया। क्या क्या पढ़ लिया? गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और मिश्र बंधु। अब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बहुत ही महत्वपूर्ण। जब भी हमसे हिंदी साहित्य के मतलब काल विभाजन पूछता है तो ज़्यादातर आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया काल विभाजन ही पूछा जाता है। ठीक है। इनके ग्रंथ का नाम क्या था? हिंदी साहित्य का इतिहास। पहले इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ 1884 में बस्ती के अगोना नामक गांव में। ठीक है। 9 वर्ष की उम्र में इनकी माता का स्वर्गवास हो जाता है और 57 वर्ष का इनका जीवन होता है। 57 वर्ष की इनकी आयु होती है और 1941 में इनकी भी मृत्यु हो जाती है। ठीक, 1941 में इनकी भी मृत्यु हो जाती है। इन्होंने क्या लिखा? हिंदी साहित्य का इतिहास। इनके ग्रंथ का नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है। इनका इतिहास नागरी प्रचारणी सभा द्वारा कैसे प्रकाशित हुआ? नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखा। ठीक है। इनका जो इतिहास लिखा गया था, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका हिंदी साहित्य का विकास का ही एक रूप है, जिसका प्रकाशन कब हुआ? 1929 में। मतलब ये जो भूमिका थी इतनी विस्तृत थी कि 1929 में ही स्वतंत्र रूप से फिर हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से फिर से प्रकाशित हुआ। ठीक है। यही जो भूमिका थी हिंदी साहित्य का विकास नाम से जो लिखा गया था हिंदी शब्द सागर में, ठीक है, जो 1929 में प्रकाशित हुआ, तो वो जो भूमिका थी इतनी विस्तृत थी कि फिर से उसी को 1929 में स्वतंत्र रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित किया गया। ठीक है। यह सबसे प्रामाणिक और व्यवस्थित इतिहास माना जाता है।
सबसे प्रामाणिक और व्यवस्थित इतिहास माना जाता है। ठीक, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में काशी बनारस में होता है। ठीक है, 1893 में काशी में हुआ था। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राधा कृष्ण दास। प्रथम अध्यक्ष राधा कृष्ण दास। इसमें 1000 कवियों लेखकों को शामिल किया गया। 1000 कवियों लेखकों को शामिल किया गया इसमें। ठीक है, 1000 कवियों लेखकों को शामिल किया गया। इन्होंने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधुओं के इतिहास को कविवृत्त संग्रह कहा। इन्होंने क्या कहा? शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं के इतिहास को क्या कहा? कविवृत्त संग्रह कहा। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि देश के साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब होता है। देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब होता है। अर्थात कह सकते हैं कि किसी भी देश का साहित्य वहाँ की जनता की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति को ही दर्शाता है। ठीक है, ओके। वहाँ की संस्कृति, उनके रहन सहन, उनके क्रियाकलाप इत्यादि को ही वहाँ का साहित्य दर्शाता है। अर्थात जनता की चित्तवृत्ति के स्वरूप में परिवर्तन होने से वहाँ के साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, ऐसा आचार्य शुक्ल ने कहा है। ओके, ऐसा आचार्य शुक्ल ने कहा है। इसमें 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभाजित किया गया है। इस साहित्य के इतिहास मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास में 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभाजित किया है। ठीक है, बस यहाँ पे ये ख़त्म है। और कुछ मुझे बताना है जो लिखा नहीं है मैंने, बस ऐसे ही बता रही हूँ। इस ग्रंथ से तो पहले रामचंद्र शुक्ल को बहुत ही प्रसिद्धि मिली। ठीक है, बहुत प्रसिद्धि मिली। कुछ कथन हैं जो मतलब कहे गए हैं, जैसे कुछ स्टेटमेंट्स हैं। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने तो पहले ये कहा कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब है। ठीक है, चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब है। नामवर सिंह ने क्या कहा? शुक्ल जी को हिंदी साहित्य पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ। शुक्ल जी को हिंदी साहित्य किस रूप में प्राप्त हुआ? पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ। इन्होंने मानवीय चेतना से अनुप्राणित कर साहित्य बना दिया। मानवीय चेतना से अनुप्राणित कर साहित्य बना दिया, ऐसा नामवर सिंह ने कहा है। ये सब कथन भी याद रखना ज़रूरी है। ऐसा आ सकता है कि ये कथन किसने कहा है। ठीक है, जैनेन्द्र ने क्या कहा? शुक्ल जी ने साहित्य से जगाया नहीं, जुटाया है। जैनेन्द्र ने क्या कहा? शुक्ल जी ने साहित्य से जगाया नहीं है, जुटाया है। ठीक है, आगे नलिन विलोचन शर्मा कहते हैं शुक्ल जी का इतिहास अनुपात की दृष्टि से स्वल्पांश है। शुक्ल जी का इतिहास अनुपात की दृष्टि से स्वल्पांश है, लेकिन प्रवृत्ति निरूपण परक अधिकांश विवरण प्रधान है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इसके और भी क्वेश्चंस हैं जो अगले क्लास में लाऊंगी, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य से जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आज कवर किया है मैंने। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, आशा है ध्यान से देखे होंगे, और कॉपी में नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये सारे पॉइंट्स हैं। एग्ज़ाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो फिर अब अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।